नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। आज तारीख है 4 अप्रैल 2023 और आज है भगवान महावीर जी की जयंती। और अहिंसा का संदेश देने वाले, सभी जीवों पर दया और कृपा का संदेश देने वाले ऐसे भगवान महावीर जी को हम नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल, भरोसे का प्रतीक। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में 3 महत्वपूर्ण बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के आगरा में बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया था। इसमें आलू उत्पादकों को, आलू खरीदारों को, आलू निर्यातकों को क्या लाभ हुआ, क्या बात हुई, क्या बोले हमारे माननीय उद्यान मंत्री जी, क्या है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं आलू किसानों के ऊपर, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या बोलते हैं माननीय मंत्री जी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपको दूसरे टॉपिक, जो आलू का बवंडर पिछले दिनों फरवरी माह में बना हुआ था, बम्पर उत्पादन, बम्पर पैदावार, क्या होगा आलू का भविष्य, और वो भी आपका बवंडर शांत हो गया है। और उस बवंडर में कितने क्या है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों में भंडारण की स्थिति, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे सीपीआरआई के प्रमुख सेंटर उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोदीपुरम में कब होगी आलू के बीज की नीलामी और क्या है उनकी शर्तें। ये सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ताज़ा तरीन और भरोसे की खबरों के लिए नए दर्शक जो हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, आपका जो है सजेशन देना, सुझाव देना हमें आपके लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। तो आइए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बायर सेलर मीट, जो कि आगरा में 2 और 3 अप्रैल को आयोजित की गई। इसमें आलू किसानों को क्या लाभ हुआ, क्या इस तरह के आयोजनों से लाभ होना चाहिए, और क्या क्या और हो सकता था जो हम आलू किसानों को लाभ नहीं दे पाए या कर पाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आगरा के होटल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादकों के लिए, शहद उत्पादकों के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इसमें शामिल हुए। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, जिन्होंने इसके आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए उत्पादन किस तरह से अच्छा प्राप्त करें, उसके बारे में क्या क्या सरकार की योजना है, उसके बारे में भी इस मीटिंग में बताया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। और दिनेश प्रताप सिंह जी ने क्या बोला आलू किसानों के लिए, आप स्वयं उनके से सुन लीजिए। इसके साथ ही नेपाल से आए व्यापारी क्या कहते हैं आलू को लेकर के, आप सुन लीजिए इसके। मंत्री जी का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज दुनिया की बाज़ारों तक पहुँचे, जिससे किसानों की आय बढ़े। उसके क्रम में आज ये बायर सेलर मीट है। इसमें कई देशों के बायर्स हैं, डोमेस्टिक बायर्स भी हैं, इंटरनेशनल बायर्स भी हैं, और हमारे राज्य के प्रगतिशील किसान भी हैं। कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज दुनिया के बाज़ारों में पहुँचे और किसानों का मूल्य संवर्धन, उपज का मूल्य संवर्धन हो और अच्छा से अच्छा लाभ हमारे किसान को। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इससे पहले भी मतलब भारत और नेपाल में जो अपने व्यवसाय, यहाँ के कृषि योग्य वस्तु जो नेपाल में जाती है, उसका व्यवस्थित तरीका से ये जो बायर सेलर मीटिंग जो हुआ है, इससे मतलब व्यवस्थित तरीका से नेपाल और भारत में बिजनेस होगी, और ये नेपाल और भारत के जो रिलेशन है उसमें और प्रगाढ़ता होगी। अबू धाबी से प्रमुख उद्योगपति, जिनका लखनऊ के अंदर लुलु मॉल, बहुत बड़ा मॉल जो है, एशिया के अंदर सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, खुला है, जिसका उद्घाटन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। पिछले दिनों अखबारों की सुर्खियों में रहा था लुलु ग्रुप। तो ऐसे उद्योगपति जिनसे
करीब करीब $500 मिलियन का जो है MOU साइन किया गया था अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर। तो उस पर भी चर्चा करी थी माननीय मंत्री जी ने और उसकी प्रगति की समीक्षा भी की थी इस ग्रुप में। तो मतलब कह सकते हैं कि दुबई के अंदर आलू की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाए, इन बातों पर चर्चा हुई और काफ़ी अच्छे इसके परिणाम भी प्राप्त हुए। अब हम दोस्तों बात ये करते हैं कि इसमें और क्या क्या होना चाहिए था और कैसे इसको किसानों के लिए महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है और किसानों को इसका कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों एक तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनको कोई मौका नहीं मिल पाता है। दूसरा, कुछ ग्रुपों ने, कुछ समूहों ने इसमें प्रतिभाग किया, कुछ किसानों ने भी, प्रगतिशील किसानों ने भी प्रतिभाग किया था इसमें। तो उनको कितने सीधे ऑर्डर प्राप्त हुए, इस बात पर मनन और मंथन करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं ऐसा बहुत कम देखा गया है दोस्तों, और न के बराबर है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ व्यापारी जो कि निर्यात करते हैं, कुछ समितियां निर्यात करती हैं, वो सीधे किसानों से संपर्क करें। इस तरह की मीटिंग का एक लाभ तो ये होता है कि हम बता सकते हैं कि हमारा ये उत्पादन है। दोस्तों मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, सरकार के नुमाइंदों से और जिन लोगों ने ऐसी इस तरह की मीटिंग आयोजित करते हैं, कि तो किसान का भी एक उत्पाद का एक MRP होना चाहिए और उसके लिए उसकी लागत का सही आकलन करके एक न्यूनतम मूल्य बताया जाए कि इस मूल्य से कम पर किसान का प्रोडक्ट नहीं बिचेगा। उसके बाद क्वालिटी वाइज हम उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस निर्धारित कर सकते हैं और उसका एक फिक्स कमीशन निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी एक कमी ये रही कि किसानों की तरफ से कोई भी बड़ा समूह, कोई भी बड़ा नेतृत्वकर्ता, कोई भी बड़ा संगठन इसमें शामिल नहीं था जो किसानों की अपनी बात कर सके। तीसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि किसान की उत्पादकता तो हम बताते हैं और उत्पादन में किसान हमारा कम नहीं है। अगर कहा जाए कि उत्पादन बढ़ाना है तो किसान पूरी ताकत के साथ उत्पादन बढ़ा देगा, परंतु आवश्यकता उत्पादन बढ़ाने की नहीं है। इन दिनों दोस्तों किसान की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि उत्पादन तो किसान बढ़ा देता है, लागत तो लगा देता है, परंतु उस लागत का वाजिब मूल्य किसान को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है इस किसान के उत्पाद को अधिक से अधिक मार्केट में सही मूल्य पर बेचा जाए और सही मूल्य पर बेचने के लिए उसके अंदर आवश्यकता है गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। तो ऐसे आयोजनों में एक लेबोरेटरी जरूर होनी चाहिए जिसमें जो भी बायर्स विदेशों से आते हैं उनको टेस्टिंग करके बताया जाए कि हमारे उत्पाद में जो जहर की बात विदेशी कंपनियां करती हैं वो जहर नहीं है, या जहर है तो उस जहर को किसान कैसे खत्म करें और बढ़िया से बढ़िया गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मार्केट में लाया जाए जिसका उचित मूल्य किसान को प्राप्त हो सके। इस तरह की बातें अवश्य इस तरह के आयोजनों में होनी चाहिए। दोस्तों सरकार को ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिनके इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स और हम ये कहें कि फर्टिलाइजर्स में जहर की या प्रतिबंधित रसायनों की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा उत्पाद विदेशों में फेल होता है। उन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जब किसान को वो मिलेगा ही नहीं तो फसल में भी वो नहीं आएगा और किसान का प्रोडक्ट जो है अच्छे दामों पर बेचा जा सकेगा। तो सबसे पहले और किसान तो अनभिज्ञ होता है, अज्ञान होता है, उसको तो जो भी कंपनियां या कंपनियों के प्रतिनिधि बता देते हैं या उसको प्रचार प्रसार करते हैं उसको किसान खरीद लाते हैं और अपनी फसल में दे देते हैं और उत्पादन भले ही भरपूर लेते हों लेकिन गुणवत्ता जहां कम खत्म हो जाती है वहां किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले गांव-गांव जा करके समितियां बना करके इस तरह से किसानों को जागरूक किया जाए कि फसल की गुणवत्ता हो, उत्पादन भले ही कम हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम होगा अच्छा बिकेगा, लाभ ज़्यादा होगा खराब बिकेगा, नुकसान होगा किसान को। दोस्तों तो हम किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि किसान भाइयों अपनी उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, उत्पादकता पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उत्पादकता कीजिए। आपकी गुणवत्ता कमजोर न हो, आपकी गुणवत्ता अच्छी मिलेगी तो आपके प्रोडक्ट का लाभ भी अच्छा मिलेगा। दोस्तों मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही उन रसायनों पर प्रतिबंध लगाए जिनकी वजह से किसान का उत्पाद फेल हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों जो बवंडर मचा हुआ था फरवरी माह के अंदर। बहुत सारे जो है सरकारी न्यूज़ चैनलों ने, सरकारी मीडिया ने और प्राइवेट न्यूज़ चैनलों ने, मैं तो यही कहूँगा कि किसान के दुश्मनों ने इतना बवंडर फैलाया, समितियों ने
और जितने भी सर्वे कंपनियों ने कि इतनी उत्पादन हो रहा है, बम्पर उत्पादन हो रहा है कि किसान को इतना डरा दिया, भयभीत कर दिया कि किसान ने अपना औने पौने दामों में मंडियों में अपना आलू को भेजा और उल्टे सीधे दामों में बिका। और ये कहा जा रहा था कि आलू तो छत पर होगा, कोल्ड स्टोर की छत पर इकट्ठा हो जाएगा, कोल्ड स्टोर इतने भर जाएंगे, इतना फेंकेगा आलू। परंतु क्या वो सब हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। मैं शुरू से ही कंपनियों के सर्वे की बात तो कर रहा था कि ये सर्वे हो रहा है, ये इस तरह से बताया जा रहा है, साथ ही अपना वक्तव्य भी दे रहा था दोस्तों कि 10 से 15% कम पैदावार हो रही है पूरे देश में। तो मैं अब बात कर रहा हूं जो आंकड़े अब मुझे प्राप्त हुए हैं, अभी भी ये आंकड़े प्रमाणित नहीं है, लेकिन सर्वे के आधार पर पुनः आंकड़े प्राप्त हुए हैं और ये आंकड़े काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूं दोस्तों। सन 2022 में 8,200 पूरे भारत के अंदर कोल्ड स्टोरेज थे, जिसमें से 6,200 कोल्ड स्टोरेज केवल आलू भंडारण के लिए थे। इनकी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2,600 कोल्ड स्टोरेज थे। निसंदेह 2023 में आलू भंडारण की क्षमता में 10 से 15% की वृद्धि हुई है। हर साल ही इतनी वृद्धि होती है, इसमें कोई आश्चर्य की और कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब हम बात करें भंडारण की स्थिति की, तो उत्तर प्रदेश में भंडारण की जो ओवरऑल स्थिति है वो 85 से 90% की है। और उत्तर प्रदेश कोल्ड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अरविंद अग्रवाल जी, उन्होंने बताया कि पूर्वांचल में जो भंडारण की स्थिति है वो कमज़ोर पाई गई है। दोस्तों पूर्वांचल में कुछ जगह पर तो मेरे को किसान भाइयों ने ही जानकारी दी थी कि कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं। कोल्ड स्टोरेज फुल होने का इस बार एक कारण ये भी रहा है कि जो आपके तराई के क्षेत्र थे वहाँ पर डंप लगाए जाते थे, उन डंपों की संख्या इस वर्ष बहुत ही कम है गत वर्षों की तुलना में। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भले ही कुछ जगह कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हों, लेकिन जो निकासी पिछले वर्ष जून में शुरू हुई थी वो निकासी अप्रैल में ही प्रारंभ हो गई है। ये किसानों के लिए संतोष का विषय है और खुशी का भी विषय है दोस्तों। अब बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो कैपेसिटी है कोल्ड स्टोरेज की वो उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम है और उत्पादन जो होता है बताया जाता है कि वहाँ के कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी से लगभग दुगुना उत्पादन होता है। और वो जो है आलू आसपास के जो राज्य हैं, आपका झारखंड है, आपका आसाम है, और इन राज्यों में भंडारण होता है। इस बार बंगाल में जो इस बार भंडारण की स्थिति है 82 से 85% की है अभी तक की। पश्चिम मिदनापुर एक प्रमुख उत्पादक जिला है, यहाँ पर 2,91,12,600 पैकेट की जो है सही आंकड़े जो ऑथराइज्ड आंकड़े प्राप्त हो गए हैं, जो कि पिछले साल के लगभग बराबर ही है। थोड़े बहुत कम बढ़ती पूरे आंकड़े आएंगे तो मैं आपको फिर से बिल्कुल ऑथराइज्ड प्रमाणिक आंकड़ों के साथ पुनः उपस्थित आपके सामने होऊंगा। यहाँ पर लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 19 ही होगा, 20 नहीं है, 21 नहीं है। और प्रमाणित आंकड़े आने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में, अगले हफ्ते जहाँ तक आ जाएंगे मैं आपको पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने। अब बात करते हैं गुजरात की दोस्तों। गुजरात में 85 से 90% तक कोल्ड स्टोरेज फुल होने की बात कही जा रही है, जो कि पिछले साल भी 90 से 92% तक के जो है कोल्ड स्टोरेज फुल हुए थे। इसमें आंकड़ों में कुछ भी अगर परिवर्तन है तो किसान भाइयों से निवेदन है आप जरूर अपडेट कराएं। पुनः एक रिपोर्ट लेकर के हम जल्दी ही उपस्थित होंगे जो कि प्रमाणित रिपोर्ट होगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री अजीत सिंह जी ने बताया है कि भंडारण जो है लगभग पूर्ण हो चुका है सब जगह और पिछले वर्षों से 15% कम है मध्य प्रदेश के अंदर। और अभी जो भंडारण है वो 82 से 85% की ये रिपोर्ट दे रहे हैं मध्य प्रदेश की। और अब बात करें हम बिहार की, बिहार में 80 से 85% तक का भंडारण जो है कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं। इसके अलावा फिर भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 15 से 20% कोल्ड स्टोरेज अभी भी बिहार में खाली है। बिहार भी प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र जो है भरतपुर क्षेत्र, यहाँ पर भी आलू का उत्पादन ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पर जो है 78 से 80% तक के कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं।
अब बात करते हैं पंजाब की अंत में। तो पंजाब में 75 से 80% तक के कोल्ड स्टोरेज फुल हैं। यहाँ पर केवल ज़्यादातर बीज का आलू रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ से आलू विभिन्न राज्यों में इस समय ही चला जाता है और वहाँ पर बीज के रूप में स्टोरेज किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अंत में आपके CPRI मेरठ की। तो मोदीपुरम मेरठ में CPRI में नीलामी की जो ऑथराइज सूचना है वो उसकी वेबसाइट पर आ चुकी है। और इसकी बात करें तो प्रजनन एवं प्रायोगिक बीज की आलू की नीलामी, इस केंद्र पर लगभग 400 कुंटल प्रायोगिक आलू बीज है। अवर्गीकृत, अंडर साइज व ओवर साइज लगभग 1600 कुंटल आलू प्रजनक बीज है, ब्रीडर है, अंडर साइज, ओवर साइज और कटा फटा। इसकी नीलामी 10 तथा 11 अप्रैल 2023 को जैसा है जहां है के आधार पर छोटे छोटे ढेरों के रूप में निम्न प्रकार से होनी है। मोदीपुरम एवं पावली क्षेत्र के अंदर 10 अप्रैल 2023 को प्रातः 10:30 बजे के बाद नीलामी शुरू हो जाएगी और अनुमानित बीज की जो मात्रा है वो लगभग 400 कुंटल है, और प्रायोगिक बीज की और प्रजनक बीज की मात्रा लगभग 400 कुंटल है। और इसकी जो पंजीकरण धरोहर राशि है वो 10,000 रुपये है दोस्तों। और ये जो पंजीकरण धरोहर राशि है वो प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक जमा करनी होगी किसानों को। इसके अलावा जो मोदीपुरम केंद्र पर ही इसकी नीलामी होगी और नीलामी की शर्तों की जानकारी वहां मौके पर दी जाएगी। नीलामी छूटने पर बीज आलू का भुगतान डिजिटल माध्यम से वहीं पर स्वीकार किया जाएगा और नीलामी प्रतिभागियों को ये सलाह दी जाती है कि इसके भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI पेमेंट इत्यादि की व्यवस्था करके वहां पर पहुंचें। नीलामी के दिन किसी भी दशा में बीज आलू का उठान नहीं हो पाएगा। बोली के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन होगा, इसलिए मास्क वगैरह लगाकर ही वहां पर जाएं और ज़्यादा भीड़ इकट्ठे समूह में न हो। बोली रद्द करने का पूरा अधिकार CPRI के पास सुरक्षित रहेगा और सफल, यानी कि जो बोली लगाने में असफल हो जाएंगे वो ऐसे किसानों को उनकी जो पंजीकरण की राशि जमा कराई थी वो बोली के बाद पूर्ण भुगतान वापस कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों नीलामी की सूचना। किसान भाइयों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी शोर मच रहा है, शोर कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता, शोर मच रहा है, भंडारण की स्थिति आपके सामने है, सारे आंकड़े सर्वे के द्वारा आप लोगों के द्वारा बताए गए हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं समझिएगा कि आलू की देश के अंदर कमी है, आलू की कमी नहीं है। पिछले वर्ष भी स्थिति इस तरह की रही थी कि आलू लगातार बाजार में चलता रहा था, उसके कारण किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिलता रहा। इस बार भी आलू अगर लगातार चलता रहा और जिस तरह से सरकार के प्रयास हैं, हम और आपके प्रयास हैं, आलू का निर्यात खुल गया, निर्यात चलता रहा, तो आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। परंतु आप धैर्य रखें, साहस का परिचय दें और सूचनाओं को से अपडेट रहें। जो भी आपके ऑथराइज्ड या ये कहें प्रमाणित सूचना केंद्र हैं, सूचना के साधन हैं, उनसे सूचनाएं लेते रहें, व्यापारियों के टच में रहें और धीरे धीरे आलू को निकालना शुरू कर दें जैसे ही कोल्ड स्टोरेज खुलते हैं। मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी, पिछले साल में भी लगातार सलाह देता रहा था, आपको 5 हिस्सों में अपने आलू को डिवाइड करके कम से कम 5 बार में जैसा है उस रेट में, कम है तो कम रेट और अधिक रेट है तो अधिक में, पूरा तरह से अपना फ़ायदा उठाएं। पीछे के लिए बिल्कुल न बैठे रहें। अगर आप तेज़ी का इंतजार करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि आपके स्थिति आपको नुकसान उठाना पड़े। तो किसान भाइयों, पूरे धैर्य के साथ, साहस के साथ और पूरी तरह से चौकन्ने होकर के इस वर्ष आप अपने उत्पादों को बेचिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर करना न भूलिएगा, इसी से हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।